ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य भारत को ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाना था। एक तो कच्चा माल, तो भारत में जूट था, भारत में कॉटन था, भारत में मसाले थे, भारत में मणियां थी, हर तरह का कच्चा माल भारत में था। अब कृषि में क्या था? दयनीय स्थिति थी और स्थिरता था। स्टैग्नेंसी माने गतिहीनता थी। कृषि का क्षेत्र बढ़ रहा था। मान लो पहले लोग कम थे तो इतने ही दूर में कृषि होती थी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है PWR हिंदी मीडियम क्लास 11-12 पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? 20 मिनट सीरीज, इतना महत्वपूर्ण ये सीरीज जिसमें आप लगातार बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे चैप्टर्स देख रहे हैं। आज इसी क्रम में एक ऐसा चैप्टर और एक ऐसा टॉपिक जो न सिर्फ 11-12 बल्कि यूपीएससी लेवल तक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और एनसीईआरटी के इस चैप्टर का सबसे पहला चैप्टर है, बुक का सबसे पहला चैप्टर है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, बहुत ही शानदार ये एक तरह का एक ऐसा इवेल्युएशन है जो हर व्यक्ति को, हर भारतीय को वैसे भी जानना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय हमारे भारतवर्ष की स्थिति क्या थी आर्थिक पक्ष में। जब हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो दो तीन मुद्दे विशेष रूप से निकल कर आते हैं। एक तो व्यापार की स्थिति क्या थी, जो जो व्यावसायिक संरचना है, जैसे कि मान लीजिए कृषि है, उद्योग है ना, सेवाएं हैं, उनकी स्थिति क्या थी, जो जनसांख्यिकीय स्थिति थी उसमें किस तरह का बल था, ये मोटा मोटी अवसंरचना की स्थिति क्या थी। इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं पॉइंट्स पर एक छोटा सा विश्लेषण एनसीईआरटी के अनुसार हम करेंगे, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन इस चैप्टर का हो जाए और आप पॉइंट्स को समझ पाए। प्यारे बच्चों, यहां से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर नोट्स और हमेशा सहूलियत मिलती रहे। देखिए, अगर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की इस अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो आपको दो तीन चीजें स्पष्ट अपने दिमाग में रखनी है। चाहे चाहे हम बात कृषि की करें, चाहे हम बात उद्योग की करें, चाहे हम बात व्यापार की करें, चाहे हम बात व्यवसाय की करें, सबकी स्थिति क्या थी? डमाडोल थी। हमारे देश का जो सबसे प्रमुख आय का स्रोत था या रोजगार का स्रोत था जिसमें लोग लगे हुए थे, कृषि, उसकी स्थिति भी डमाडोल थी। कारण मैं बताऊंगा। उद्योग की हालत तो और दूभर, औद्योगिकीकरण के जगह पे विऔद्योगिकीकरण चल रहा था, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। और व्यापार तो माशाअल्लाह पूछना ही नहीं है, क्योंकि जिनके हाथ में था वो सब कुछ क्या करना चाहते थे? सोख के अपने देश में ले जाना चाह रहे थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो व्यवसाय था उसकी स्थिति भी गंभीर थी। जो व्यावसायिक संरचना थी वहां भी मामला ऐसा ही था, क्योंकि कृषि पर आश्रय था और कृषि की हालत में आपको बता ही चुका हूं। लेकिन उसके पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा देश आजाद होता है उसके पहले तो अलग बात है, जब हमारे देश को गुलाम बनाया गया तब स्थिति क्या थी? जब हमारे देश को गुलाम बनाया गया उसके पहले स्थिति बहुत बेहतर थी। यानी अगर हम बात करें गुलामी के पहले, अगर हम गुलामी के पहले बात करें तो कृषि, व्यापार, इन सब में क्या थी? एक आत्मनिर्भरता थी। क्या था? उस समय कृषि कम से कम इतना दे रही थी कि लोग क्या कर सके? अपना जीवन यापन कर सके। व्यापार में भी छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे व्यापार बहुत फेमस थे। एक एग्जांपल आप देखोगे तो जो मलमल, ढाका में प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी भी बोलती है, बांग्लादेश जो आज है उस समय भारत में था, जो मलमल का उद्योग था, क्या शानदार कपड़े इसके होते थे, पूरी दुनिया में जाना जाता था। पटसन उद्योग, हस्तशिल्प, मड़ियां, मोतियां, स्टोन्स यानी पत्थरों का व्यापार बहुत शानदार था। यानी जब मुगल काल के ही उत्तरार्ध में जब ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई किया, जब हमको उपनिवेश या कॉलोनी या गुलाम बनाना शुरू किया, कम से कम जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी खराब नहीं थी जितना अंग्रेजी शासन में हो गई। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो मुगल कालीन या उसके पहले के राजा थे उनमें एक ये भी अंतर था कि वो यहां राज करते थे, यहां शासन चलाते थे और शासन में बने रहना लंबे समय तक उनकी एक प्रायोरिटी थी। अंग्रेजों की ये प्रायोरिटी नहीं थी। वो भले यहां पर अपना रूल रेगुलेशन चला रहे थे, उनका असली प्रायोरिटी था कि चूसते रहो, चूसो और ले जाके क्या कर लो। एक बड़ी फेमस कहावत थी कि भैया, वी स्क्वीज फ्रॉम द रिवर गंगा एंड वी पुट इट ऑन द बैंक ऑफ थेम्स। यानी कि हम क्या करते हैं? हम गंगा नदी के किनारे से संसाधनों को सोखते हैं और लंदन में थेम्स नदी के किनारे क्या कर लेते हैं? ले जाकर छोड़ देते हैं। तो सोखते का काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो गुलामी से पहले आर्थिक स्थिति
काफी हद तक अंग्रेजों की तुलना में बेहतर थी। लेकिन जब इन लोगों ने औपनिवेशिक शासन चलाया और जब 1947 को देश आजाद होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो सारे जो इंडेक्सेस हैं, सारे जो सूचक हैं, वो बिल्कुल निम्न स्तर पे पहुंच गए। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कृषि की। तो कृषि, अगर औपनिवेशिक शासन में मुख्य उद्देश्य पहले देख लेते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था, वो चाहते क्या थे। तो देखो, ब्रिटिश शासन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य भारत को ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाना था। ब्रिटेन क्या चाहता था? वो चाहता था हमारे देश में उद्योग लग रहे हैं, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई ब्रिटेन में, और वो चाहते थे कि दो चीजें उनको मिल जाए। एक तो कच्चा माल, तो भारत में जूट था, भारत में कॉटन था, भारत में मसाले थे, भारत में मड़ियां थी, हर तरह का कच्चा माल भारत में था। और भारत इतना बड़ा देश, जनसंख्या, भारत में बाजार भी था। तो उनका उद्देश्य यह था कि यहां से कच्चे माल को, संसाधनों को ब्रिटेन ले जाया जाए और वहां पर क्या किया जाए प्यारे बच्चों, वहां से जो बनी बनाई चीजें हैं वो लाकर भारत में बेची जाए। नंबर एक, इस शोषणकारी नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। जाहिर सी बात है, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और उसका उद्देश्य यही हो जाए कि आपके घर के चीजों को एक एक करके अपने घर पहुंचाता जाए, तो कुछ दिन में आप कंगाल हो जाएंगे कि नहीं? वही हालत भारत की हुई। भारत पंगु बन गया, न सिर्फ कृषि में, उद्योग में और संरचना में, सामाजिक संरचना में, हर तरीके से प्यारे बच्चों हमारा शोषण हुआ। और 1947 को जब देश आजाद हुआ, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप मोटा मोटी अपने दिमाग में यह आइडिया रखिए कि जितने भी सूचक थे सब नीचे थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, व्यवसाय, सब क्या था? चौपट था। थोड़ी बहुत जो अवसंरचना की बात हुई थी उसमें भी ब्रिटिशर्स का अपना लाभ था, उसकी चर्चा हम करेंगे। कृषि की बात करें, अब कृषि में क्या था? दयनीय स्थिति थी और स्थिरता था। स्टैग्नेंसी माने गतिहीनता थी। न तो कृषि में उत्पादकता बढ़ रही थी। अब देखो, कृषि का क्या था? कृषि का क्षेत्र बढ़ रहा था। मान लो पहले लोग कम थे तो इतने ही दूर में कृषि होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में कृषि होने लगी, तो कृषि का क्षेत्र बढ़ा, उत्पादन की ओवरऑल मात्रा थोड़ी बढ़ी, लेकिन उत्पादकता क्या थी? बहुत कम थी। उत्पादकता माने पर हेक्टेयर में कितना उत्पादन होना चाहिए, वो बहुत कम था। तो कृषि का क्षेत्र बढ़ भी जाए तो क्या फायदा? जनसंख्या भी तो बढ़ रही थी। So the productivity was stagnant and very low. जो उत्पादकता थी, जो उत्पादन का दर था, वो बड़ा कम था। उसका कारण दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक कारण था सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो कृषि में नए नए तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिएगा वो बिल्कुल जीरो था, और उस ओर ब्रिटिशर्स का कोई ध्यान नहीं था। नंबर एक। नंबर दो, सबसे प्रमुख जो भू व्यवस्था थी, जो राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें, जो जमींदारी प्रथा थी, अगर हम इसकी बात करें, तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जिसमें पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के भी पार्ट तक घुस जाते थे, उसमें ये पूरा जो बंगाल वाला इलाका था अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का, वहां जमींदारी प्रथा प्रमुखता से छाई हुई थी। उसमें क्या था? जितने किसान थे भूमिहीन, वो मजदूरों के जैसे काम कर रहे हैं, या अपनी जमीन भी है तो काम कर रहे हैं। एक जमींदार नियुक्त है, वो सबसे क्या करेगा? कर को वसूलेगा और ले जाके अंग्रेजों को देगा। अब वो कर वसूलने के लिए चाहे उनके मारे पीटे, मर्डर कर दे, घर को जला दे, घर, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, वो उसका कोई देखरेख करने वाले नहीं। अंग्रेजों को तो चाहिए क्या? एक निश्चित समय पे टैक्स चाहिए। और जो जमींदार होता था वो चाहता था कि जो अंग्रेजों को देना है उससे दुगना वसूलू, ताकि मुझे भी फायदा हो। अब किसान बेचारे, एक तरफ सिंचाई नहीं, एक तरफ मौसम नहीं, दूसरी तरफ ये जमींदार उनका शोषण कर रहे हैं। अब कृषि कैसी होगी सोच लीजिए। अब वो कर्जे में डूबे रहते थे हमेशा, क्योंकि जमींदार को टैक्स देने के लिए कर्जा लो, उनको भरो। अब अनाज का उत्पादन उतना हो नहीं रहा, फिर अगले साल फिर कर्जा, फिर कर्जा, और जमीन खराब होती जा रही है, ना कोई उर्वरक है, ना कोई सिंचाई है। तो एक हमने देखा कि सिंचाई की व्यवस्था खराब थी, एक जमींदारी प्रथा की स्थिति खराब थी, और एक कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण, कॉमर्शलाइजेशन, मतलब गेहूं धान मत बो, रबड़ बो, इंडिगो, नील की खेती करो। चंपारण का आंदोलन गांधी जी का आपने सुना होगा। अब नील की खेती करते ही जमीन खराब, लेकिन अंग्रेजों को तो नील चाहिए भैया। अब वो खाने के लिए खेती करे कि उनके व्यवसाय के लिए खेती करे, ये किसानों के लिए बड़ी दुविधा थी। और इस चक्कर में पूरी जो कृषि की व्यवस्था थी, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, जो पहले से खेती करने के तौर तरीके थे, वो सब चौपट हो गए। तो कृषि की हालत बेकार। और जब कृषि की हालत बेकार होगी, जिसमें 70-75% लोग आश्रित हैं, तो ओवरऑल हालत तो देश की क्या होगी? माशाल्लाह, आप जान ही रहे हो। तो निम्न उत्पादकता थी। जमींदारी प्रथा में आप देखो तो ब्रिटिश शासन द्वारा लागू जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया जाता था, किसानों से अत्यधिक लगान वसूलते थे, और ऐसी स्थिति में किसानों की हालत दयनीय हो जाती थी।
व्यवसायीकरण का अभाव। अब देखो, व्यवसायीकरण के कारण अभाव के कारण, देखो, किसान केवल जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, न कि बाजार में बेचने के लिए। बाद में अंग्रेजों ने नील जैसी नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दे दिया, इसीलिए क्या हो गया, समस्या आ गई। भाई दिक्कत यह थी कि किसान पहले अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते थे। अब जब जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते थे तो उनका पेट भरता था कम से कम, लेकिन उस स्थिति में भी वो ज्यादा कोई सरप्लस बेच के फायदा कमा ले ऐसी स्थिति बन नहीं पाती थी। उसके बाद किसानों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, नगदी फसल जैसे कि क्या किया, नील की खेती का उत्पादन करने के लिए मजबूर कर दिया कि नील की खेती करो। तो एक तो पहले ही किसान बड़ी मुश्किल से पेट भर रहा था, उसके बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं था कि वो बाजार में बेचे, और उस पर से आफत यह आ गई कि अंग्रेजों ने कहा नील की खेती करो। अब खेती भी चौपट, क्योंकि नील ऐसा फसल था जो क्या करता था, खेत को बर्बाद कर देता था। तो अगर आप व्यवसायीकरण का अभाव भी करोगे तो भी पॉइंट सही है कि किसान कुछ ऐसा नहीं बेच पाता था कि जिससे क्या हो सके प्यारे बच्चों, जिससे कि वो कुछ फायदा कमा सके। आगे बात समझ में। और यहां जो मैंने पॉइंट लिखा ना कि कृषि का व्यवसायीकरण, यानी नगदी फसलों पर जोर देना जाने लगा। नगदी फसल, नगदी फसल, अंग्रेज कहने लगे नगदी फसल जिससे पैसा मिले वो उगाओ, नील की खेती करके हमको दो। तो इससे भी स्थितियां गंभीर हुई। तो एक, उत्पादकता कम थी, जमींदारी प्रथा। दूसरा, कृषि में पहले ही वो अंग्रेज जो किसान होते थे वो कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं था कि बेचे, किसी तरह पेट भरता था। बाद में अंग्रेजों ने नील जैसी खेती का उत्पादन पे जोर दिया, उससे हालत और खराब हो गई, यहां तक कि गांधी जी जैसे लोगों को आंदोलन करना पड़ा। सिंचाई का अभाव तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ओवरऑल जो है कृषि क्या थी, दयनीय और गतिहीन। ये प्यारे बच्चों पूरा कृषि की स्थिति थी। अब आ जाओ औद्योगिक क्षेत्र, लो भैया और हालत खराब। उद्योग अंग्रेज क्यों लगाना चाहेंगे, आप लॉजिक समझ के देखो। 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में स्पिनी जीनी जैसे मशीनों का आविष्कार होने लगा, वहां औद्योगिक क्रांति होने लगी, उद्योग लगने लगे। अब अंग्रेजों का इंटरेस्ट इस बात में है कि उनके उद्योग फले फूले, आगे बढ़े, ठीक है। उसके लिए उनको दो चीज चाहिए, मैंने आपको शुरू में बताया, एक तो बाजार जहां वो माल बेच सके, दूसरा कच्चा माल। तो वो सब यहां से ले जाते थे, और जब यहां से ले जाते थे तो यहां के उद्योग क्या खाक चलेंगे। अच्छा, वहां से जो चीजें बन के आती थी वो बड़ी फैंसी मशीनों में अच्छी अच्छी बन के आती थी और सस्ती होती थी, तो यहां के लोग भी उसको खरीदते थे। तो यहां के उद्योग कैसे चलेंगे। यहां के उद्योगों के पास ना अब कच्चा माल बचा और ना जो है बेचने के लिए बाजार बचा, क्योंकि बाजार में भी उनका कब्जा हो गया। तो उद्योग हमारे चौपट हो गए। तो जो उद्योग है इनका वी औद्योगिकीकरण हो गया, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, सबसे पहले हस्तशिल्प कला का पतन। हमारे हाथों से बनाई जाने वाली जो अच्छे अच्छे कपड़े होते थे, अच्छे अच्छे जो हम चीजें हाथों से घर में बनाते थे, लोग बनाते थे, वो खत्म हो गया, क्योंकि ब्रिटेन ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिया ताकि उनका मशीन निर्मित सस्ता माल भारत में बिक सके। अब हाथ से कोई बना रहा है और मशीन से बना रहा है, अंतर तो आएगा। और जो हाथ से बन रहा है उसमें समय भी ज्यादा लग रहा है तो महंगा भी ज्यादा है, और मशीनों में अच्छा अच्छा बन के प्रिंट में आ रहा है और सस्ता मिल रहा है, तो भारत का हस्तशिल्प बर्बाद हो गया। पूंजीगत उद्योगों का अभाव। देखो, एक उद्योग होता है जिसमें डेली वेजेस की चीजें बनती है, पेन पेंसिल कपड़ा साइकिल ये सब बन रहा है, तो ये उपभोक्ता उद्योग है। लेकिन एक पूंजीगत उद्योग होता है जिसमें मशीनें बनती हैं, जिसमें कारखाने में लगने के लिए बड़े बड़े हथियार और टूल्स बनते हैं। भारत में वो हो ही नहीं रहा था। एक आध पटसन उद्योग वगैरह जरूर खोले गए थे, लेकिन कोई पूंजीगत उद्योग तो भारत में खुला ही नहीं था जिससे कि भारत में औद्योगिक विकास हो सके। पूंजीगत उद्योग माने ऐसा उद्योग जिसमें मशीनें बने, जिसमें बड़े बड़े कारखाने के लिए बड़ी बड़ी टूल्स बनाए जाएं, ऐसा कोई मशीन भारत में, ऐसा कोई उद्योग लग ही नहीं रहा था। तो एक तो भारत का हस्तशिल्प बर्बाद हो गया, दूसरा पूंजीगत उद्योग था ही नहीं, तो क्या बचा उद्योगों के लिए, कुछ नहीं बचा, उद्योग खत्म हो रहे थे। सीमित औद्योगिक विकास। जो औद्योगिक विकास भारत में होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं था, एकदम खत्म था, ठीक है। 1907 में कुछ उद्योग, जैसे कुछ पटसन उद्योग जरूर भारत में खुले, ठीक है, कुछ पटसन उद्योग, वो भी पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां से आयात निर्यात आसानी से हो जाए, जैसे गुजरात वगैरह में, ठीक है। जैसे 1907 में एक आध जो है बंगाल प्रेसिडेंसी की तरफ भी थोड़े बहुत खोले गए, लेकिन उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कोई बहुत विशेष प्रगति मध्य भारत में नहीं थी। अब जैसे 1907 में एक उद्योग खोला गया जिसको टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है, जो प्यारे बच्चों जमशेदपुर में खोला गया,
ठीक है, कुछ सीमेंट उद्योग थोड़े बहुत खोले गए क्योंकि उनको अपना विकास करना था, वो संरचना बनानी थी। तो बहुत सीमित मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ, पर ओवरऑल कोई औद्योगिक विकास देखने को नहीं मिल रहा था, तो उद्योगों की हालत भी खराब थी। उसके बाद उद्योग निर्यात प्रधान थे। देखो, भारत और इंग्लैंड के बीच में भारत का निर्यात अधिशेष था। निर्यात अधिशेष माने भारत का निर्यात ज्यादा था, लेकिन भारत के निर्यात ज्यादा होने का फायदा भारत को नहीं मिल रहा था। अच्छा, आप कहोगे सर भारत निर्यात ज्यादा करता था? हाँ, करता था। इसलिए करता था क्योंकि प्यारे बच्चों, भारत से बहुत बड़ी मात्रा में चीजें अंग्रेजों के पास इंग्लैंड में जाती थी। बात समझ में आ गई? लेकिन वो जो फायदा होता था वो अंग्रेज अपने व्यापार और अपने समृद्धशाली चीजों को बढ़ाने में लगाते थे, अपने विकास में लगाते थे। ये नहीं कि भारत में कोई बहुत सोना चांदी आ जाता था विकास होके, नहीं, निर्यात होके। जो कुछ भी निर्यात होता था, अंग्रेज कहते थे अरे भाई हमको हमें आपके यहाँ राज करना है तो हमें कुछ पैसा तो लगेगा, तो अपने अपने विकास में, अपने सेना में खर्च करते थे उसको। ब्रिटेन से तैयार औद्योगिक सामान का बड़ा आयातक भारत बन गया। जो वहां आयात होता था, जो वहां बनता था, वो सारी चीजें भारत आ जाती थी और वो भारत में बिकती थी। तो आयात जो होता, निर्यात जो होता था वो तो कच्चा माल होता था, और जो आयात होता था वो बनी बनाई चीजें आती थी भारत में। और ब्रिटिश का एक अधिकार था, हमारे जो उद्योग थे या हमारा जो व्यापार था, अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो हमारा जो व्यापार था उसमें 50% से ज्यादा अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा था कि बस इंग्लैंड से व्यापार होगा। उस व्यापार में भी कच्चा माल जाएगा, बना बनाया माल आएगा, बाकी थोड़ा बहुत हम इधर उधर व्यापार कर लिया करते थे। लेकिन एकाधिकार, जिसको मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकार माने कि भैया भारत से व्यापार केवल इंग्लैंड करेगा। 50% से ज्यादा व्यापार केवल इकलौता इंग्लैंड से होता था, और जब इंग्लैंड से होगा तो वो कच्चा माल यहां से लेके जाएगा, बना बनाया माल लाके यहां भेजेगा, और हमारी उद्योग चौपट। तो व्यापार में क्या था, हमारा निर्यात अधिशेष था, हम निर्यात ज्यादा करते थे, किंतु इसका पूरा लाभ किसको मिलता था? अंग्रेजों को मिलता था। ये आप नोट करके रखिएगा। निकासी व्यापार, या ये कह लो ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का दोहन। धन के दोहन की बात करें तो भारत के निर्यात से होने वाली कमाई का उपयोग ब्रिटेन के प्रशासनिक खर्चों में होता था। मैंने आपको कहा ना, जो कुछ भी भारत से वो कमाता था वो सब ले जाकर, ये नहीं कि भारत से कमाए तो यहां स्कूल खोल दें, यहां कॉलेज खोल दें, यहां पे जो है सड़क बना दे, पुलिया बना दे, नहीं। वो सब क्या होता था? निकासी, सब ड्रेन करो, लेके यहां से चलो, लेके जाओ, यहां से धन का दोहन करो और ले जाके अपने, कहते थे हमारे प्रशासन के लिए खर्च करना जरूरी है, प्रशासनिक सेवाओं में इसका व्यय बड़ा आवश्यक है, प्रशासन को सुदृढ़ रखना है, तुमको खर्च करना पड़ेगा। और इसलिए सारा का सारा व्यापार किस पे केंद्रित होता था? स्वयं के लाभ को बढ़ाने में, स्वयं के विकास में, स्वयं को आगे बढ़ाने में सारा फोकस होता था। अब जनसांख्यिकी की स्थिति देख लें, जनसंख्या की स्थिति कैसी थी? सबसे पहले तो, अच्छा मैं आपको प्रारंभ में एक चीज और बता दूं, भारत में चाहे राष्ट्रीय आय हो, चाहे चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, इसको मापने का अंग्रेजों ने कभी प्रयास नहीं किया। न कभी गरीबी को मापने का प्रयास किया, बल्कि राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, गरीबी को मापने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, वी राव, ठीक है, इस तरह के कुछ लोगों ने प्रयास किया कि राष्ट्रीय आय और चीजें मापी जाएं, और यह पता लगा कि 2% से अधिक राष्ट्रीय आय की या जो आय है उसकी वृद्धि नहीं है, जीडीपी है उसकी वृद्धि नहीं है, और प्रति व्यक्ति आय की भी वृद्धि बहुत सीमित थी। हालांकि इन लोगों ने बड़े प्यारे बच्चों जुगाड़ से उसको मापने का प्रयास किया, जेलों के कैदियों का डेटा लेकर कि कितना खाते हैं तो कितने लोगों की जरूरत है, बड़ी कोशिश करके मापने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने ना कभी राष्ट्रीय आय ज्यादा मापने का प्रयास किया, ना गरीबी मापने का प्रयास किया, क्योंकि उसको ठीक भी नहीं करना था। अब जनसांख्यिकी की स्थिति का मतलब यह कि जनसंख्या की क्वालिटी क्या थी, उस समय जनसंख्या कैसा बिहेव करती थी। तो एक तरफ आपको दिखेगा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। शुरुआत में क्या था, भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले दौर में था, जिसमें मृत्यु दर भी ज्यादा थी और जन्म दर भी ज्यादा थी। यानी लोग, क्या होता था, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था, अगर आप देखोगे तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे जीवन जीना चाहिए, तो खूब बच्चे पैदा होते थे और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी तो लोग मर भी जाते थे। साक्षरता दर 16% से भी कम थी, महिला साक्षरता दर 7% के आसपास थी। आज जो जीवन प्रत्याशा की दर है वो 70 साल के आसपास तक है, उस समय केवल 32 वर्ष से ऊपर कोई जीता ही नहीं था एवरेज में। आगे बात समझ में? और बहुत बड़ी स्थिति में बीमारी थी, महामारी थी। और जो जनगणना का प्रयास किया गया, 1881 में जनगणना का प्रयास किया गया,
उसके बाद प्यारे बच्चों हर 10 साल पे जनगणना होती, 1872 में भी एक बार किया गया, लेकिन नियमित रूप से 1881 के बाद जनगणना होनी शुरू हुई। और जो 1921 का दौर आया ना, ये जनसंख्या के विभाजन वर्ष माना जाता है। विभाजन वर्ष का मतलब यह था कि यहां से दूसरा चरण शुरू हुआ। पहले चरण में तो लोग बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे, मर भी रहे थे। दूसरे चरण में थोड़ा स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हुई, तो वहां से मृत्यु दर थोड़ी कम हुई, तो जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लग गई। तो जनसंख्या की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, साक्षरता, सब कुछ बिल्कुल नीचे था। यानी आजादी के समय जो हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, जो गुणवत्ता थी जनसंख्या की, वो बड़ी निम्न स्तरीय थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब व्यावसायिक संरचना में 70 से 72% लोग कृषि पर आश्रित थे। विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग था उसमें केवल 10% लोग काम करते थे उद्योगों में। सेवा क्षेत्र में केवल 18% लोग थे। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, जिस भी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा निर्भरता कृषि पर रहेगी, वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है। और अच्छा, अब आप हालत देखो कि जहां 70% पर 72% लोग कृषि पर आश्रित हैं, वहां कृषि ही बेकार है, तो कैसे जी रहे होंगे। उद्योग थे नहीं, तो औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे कहां से। तो जो व्यावसायिक संरचना थी, लोगों के रोजगार की स्थिति थी, वो बड़ी दयनीय थी। कृषि पर आश्रित थे लोग, और कृषि की हालत बिल्कुल खराब थी। आधारिक संरचना या जिसको अवसंरचना की बात करें, तो अंग्रेजों ने लोगों के सहूलियत के लिए सड़क या यातायात, इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ चीजों का विकास अंग्रेजों के दौर में हुआ, उसका एकमात्र कारण होता था अंग्रेजों का अपना लाभ। जैसे अंग्रेजों को एक जगह से दूसरे जगहों तक सिपाहियों को भेजना है तो रेलवे चाहिए, बंदरगाहों तक माल को भेजना है तो समुद्री मार्ग, नदियों के रास्ते समुद्र तक मार्ग, इस तरह के सड़कें बनाना, ये उनकी लालच थी। तो कुछ चीजों इस चक्कर में हो गई। उनको अपने जो है महकमे में सूचनाएं पहुंचानी होती थी, तो डाक व्यवस्था, तार की व्यवस्था उन्होंने कर दी। तो संचार और परिवहन पे थोड़ा काम किया। उसका भी एकमात्र कारण यह था कि जो अंग्रेजों को लाभ दे सके। वो गांव की पगडंडियां नहीं बनवाते थे, पर जो लंबे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आवाजाही के लिए, माल के लिए, सैनिकों के लिए जरूरत है, उसके लिए कुछ कुछ कर देते थे। जैसे 1850 के आसपास रेलवे का विकास हुआ। 1853 में पहली रेलवे चलाई गई प्यारे बच्चों, जो मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाना के बीच में चलाई गई। सड़क की बात करें तो सेना के आवागमन के लिए थोड़ी बहुत सड़कें बनाई गई थी, ग्रामीण की सड़कें खराब थी। डाक और तार की व्यवस्था की गई ताकि सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाई जा सके। ये इसमें मुख्य रूप से दिखाई दे रहा था। निष्कर्ष, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के हितों के लिए कार्य कर रही थी। अर्ध सामंती, यानी कि वहां पर एक तरह से जमींदारों का दबदबा था, बड़े बड़े लोगों का दबदबा था, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और उद्योग हमारा पिछड़ा हुआ था, विकास की दर नगण्य थी और पिछड़ी थी। तो जो कुछ भी आप संकेतक देखोगे, वो सारे के सारे संकेतक बिल्कुल चौपट थे। और आजादी के समय हमारे देश की चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सबका सब चौपट था। इस टॉपिक पर घंटों घंटों की डिटेल बहस हो सकती है, पर मैंने प्रयास किया कि 20-22 मिनट में आपको यह टॉपिक समझाकर एक आइडिया दें कि जब आपका देश आजाद हुआ तो स्थिति अर्थव्यवस्था की क्या थी। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पॉइंटर्स आपको कैसे लगे। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की चैप्टर्स, आगे के टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, शेयर द वीडियो, एंड जरूर आप अपना कमेंट छोड़े। जय हिंद।